अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मेशन MBBS फॉर एंटरटेस्ट चैनल्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक अनदर पार्ट को डिस्कस कर लेंगे फ्रॉम HEC USL 2023 टेस्ट। और पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था फ्रॉम बायोलॉजी पोर्शन, और पार्ट 1 में हमने डिटेल से 10 MCQs को डिस्कस किया था। हर MCQs के साथ जो रिलेटिव इन्फॉर्मेशन बनता था, कंसेप्ट या हैंड्स ट्रिक्स बनते थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। और अगर आपको याद हो, पिछले साल वाला जो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि HEC वाले क्या कर लेते हैं, थोड़ा बहुत रीशफलिंग कर लेता है MCQs के अंदर, या जो चॉइस होते हैं वहाँ पे आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत कंसेप्ट को चेंज कर लेता है। बिलियो में जिस तरह अगर ये MCQs को देखा जाए, रिपीटेड MCQs है, बहुत ज़्यादा MCQs रिपीट हुए हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आप लोगों ने क्या कर लेना है, जो MCQs HEC वाले टेस्ट में देते हैं उससे रिलेटेड आप लोगों ने थोड़ा बहुत कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे जिक्र है डबल फर्टिलाइजेशन, वहां पे एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट का जिक्र था, ठीक है। अब इसमीन के एक ही टॉपिक से वही MCQs उठाया। इस तरह अगर हम बाकी MCQs को भी डिस्कस कर लेंगे, कंसेप्ट को चेंज किया हुआ है, और कुछ MCQs तो रिपीटेड MCQs भी आए पास्ट पेपर से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं MCQs नंबर 11 से। अच्छा, MCQs नंबर 11 में हमारे पास क्या गिवन है, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेज। डबल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही तो किस प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत सिंपल MCQs है, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइट्स या फर्न या जिम्नोस्पर्म। अच्छा, अगर इस MCQs को देखा जाए, अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता तो फिर आप लोगों ने किस तरीके से सोल्व कर लेना है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आप लोगों ने सिंपल क्या कर लेना है, डिलीट के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म हमारे पास सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, तो इसमीन क्या है, इसमें हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, ये तो गलत हो गया। इस मीन कि ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन से क्या मतलब, जिसके अंदर हमारे पास 2 स्पर्म इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्पर्म इन्वॉल्व, कितने स्पर्म, 2। अच्छा, एक स्पर्म क्या होता है, फर्टिलाइज किसके साथ, एग के साथ, ठीक है। और रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, जायगोट। और दूसरा स्पर्म हमारे पास फ्यूज होता है, फ्यूज विद 2 न्यूक्लियर पोलर बॉडीज, और इसके रिजल्ट में क्या बनता है, एंडोस्पर्म। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप लोगों ने याद कर लेना है। इस टाइम इस तरह पूछा जाए कि हमारे पास जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर हमारे पास 2 स्पर्म इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्पर्म फर्टिलाइज हो जाए ईग के साथ तो रिजल्ट में क्या बन जाएगा, जायगोट। अगर इस तरह 2 न्यूक्लियर पोलर बॉडी के साथ वो फ्यूज हो जाए तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जिम्नोस्पर्म क्या होता है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। और अगर हम फर्न और ब्रायोफाइट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर होता है थ्रू फ्लैजेलेटेड स्पर्म, ठीक है। तो ये ब्रायोफाइट और फर्म की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। तो ये था डिटेल सा कंसेप्ट MCQs नंबर 11। अगर देखा जाए ये MCQs कौन से चैप्टर से, किंगडम प्लांट या से, ठीक है। तो किंगडम प्लांट के अंदर आप लोगों ने स्पेसिफिक टॉपिक याद कर रहे हैं, जिस तरह जिम्नोस्पर्म क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, फन क्या है, इस तरह ब्रायोफाइट क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन है और इसके एग्जांपल ये आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम के लिए याद कर लेना है, HEC पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह हेट या गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। MCQs नंबर 12, द टाइप ऑफ स्केलेटन इज प्रेजेंट इन अर्थवर्म इज डैश। एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन या हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन या एक्सो एंड एंडोस्केलेटन। तो बहुत सिंपल MCQs है। लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट्स को इसका ऑप्शन का नहीं पता तो फिर आप लोगों ने किस तरीके से सोल्व कर लेना है। अर्थवर्म को अगर देखा जाए, अर्थवर्म ये हमारे पास सॉफ्ट वार्म स्पीशीज है, ठीक है, स्पीशीज। अब डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्ट वार्म स्पीशीज हमारे पास किसके अंदर पॉसिबल है, वाटर के अंदर। अब वाटर के लिए हमारे पास जिस तरह अगर इस ऑप्शन को देखा जाए, हाइड्रो वर्ड यूज होता है फॉर वाटर, तो इसमीन के करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हाइड्रोस्केलेटन। इसके अलावा आप लोगों ने एंडोस्केलेटन भी याद कर लेना है। एंडोस्केलेटन क्या होता है, एक टाइप ऑफ स्केलेटन है, ठीक है, जो बॉडी के अंदर बोन और कार्टिलेज को क्या कर लेता है, बना लेता है। इस तरह एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एंडोस्केलेटन के लिए, तो एंडोस्केलेटन के लिए फॉर एग्जाम्पल एनिमल, ठीक है, इस तरह फिश या बर्ड्स,
ये किसके अंदर आता है? एंडोस्केलेटन। ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। और एक्सो की अगर हम बात करें एक्सोस्केलेटन, तो एक्सोस्केलेटन के आप लोगों ने इंसेक्ट, ठीक है, जो इंसेक्ट होते हैं ये याद कर लेना है। हाँ, और इस तरह अगर हम हाइड्रोस्टेटिक के एग्जाम्पल की बात करें, एक तो अर्थवर्म हो गया और दूसरा हमारे पास जेली फिश, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। तो आप लोगों ने एग्जाम्पल भी याद कर लेना है और इस तरह ये भी आपको इन्फॉर्मेशन है कि एक्सोस्केलेटन का क्या मतलब है और एंडोस्केलेटन का। तो 13 को देख ले, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर एट PS2 नॉट इन PS1, व्हाई? What is the main reason behind this difference? बहुत सिंपल MCQ है, थोड़ा बहुत लॉजिक है, कंसेप्चुअल है। और अगर आप लोग देख ले बायोलॉजी के अंदर बायो एनर्जेटिक बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। हमने फर्स्ट चैप्टर को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बायो एनर्जेटिक, फिर इस तरह बायो मॉलिक्यूल, फिर एंजाइम्स को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर एट PS2 बट नॉट PS1, इसका रीजन क्या है? ऑप्शन 1 को देख ले, ऑब्जर्व एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू फोटोसिस्टम्स। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल ए स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल बी स्ट्रक्चर, या मॉर्फोलॉजी ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब देख स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा कंसेप्चुअल एमसीक्यू से। क्लोरोफिल ए स्ट्रक्चर और क्लोरोफिल बी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसमें कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन नंबर डी को देख लें, मॉर्फोलॉजी ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो इसका भी कोई खास जिक्र PS1 और PS2 के साथ नहीं है। तो इसमें कि हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिसको पता नहीं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब देख ले, रीजन के पूछा गया है। आपको पता है कि हमारे पास 2 किस्म फोटो सिस्टम है, ठीक है, फोटो सिस्टम PS1 एंड PS2। अच्छा, अब PS1 के लिए हमारे पास जो एनर्जी है वो कितना है? 700। और इस तरह अगर PS2 के लिए देख ले, वो है 680, ठीक। तो ये कौन से कलर को कॉरेस्पॉन्ड कर लेता है? कॉरेस्पॉन्ड रेड कलर, ठीक है। और इस तरह ये फॉर रेड कलर। तो इट्स मीन कि PS2 के अंदर हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है फॉर फोटोलाइसिस, ठीक है, तो इस ऑफ वाटर के लिए, तो डियर वो कौन से फोटो सिस्टम के अंदर होता है? PS2। और PS2 का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी है फोटोलाइसिस, जो कि डिटेल से हम लेक्चर के अंदर फिर डिस्कस भी कर लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी एनर्जी डिफरेंसेस की वजह से। आप एनर्जी देख ले, PS1 का कितना है? 700 और PS2 का कितना है? 680 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये एनर्जी भी आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है, कि कितना है? 700 नैनोमीटर फॉर PS1 और इस तरह PS2 के लिए 680 नैनोमीटर। और इसके अलावा आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन भी याद कर लेना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं MCQs नंबर 14 की तरफ। नंबर 14, when red flower plant is crossed with white flower color plant and the result in a pink flower color plant in F1 generation, which type of dominance is depicted in this example? बहुत सिंपल MCQs आप लोगों ने इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। जब फ्लावर प्लांट्स को, फ्लावर हमारे पास रेड फ्लावर और इस तरह वाइट फ्लावर, इन दोनों को जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है? पिंक, ठीक है। तो ये किसका करेक्टरिस्टिक है या एग्जाम्पल है? तो बहुत सिंपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब अगर हम कोडोमिनेंस की बात करें तो कोडोमिनेंस में हमारे पास जो ब्लड्स ग्रुप आते हैं वो कोडोमिनेंस। इस तरह अगर हम कंप्लीट डोमिनेंस की बात करें, यानी हमारे पास जब एक अलील कंप्लीटली डोमिनेंस होता है अनदर अलील पे, तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? जो 7 कलर है। और इस तरह अगर हम ओवर डोमिनेंस की बात करें तो ओवर डोमिनेंस के अंदर हमारे पास जो ड्रोसोफिला आता है, ठीक है, ओवर डोमिनेंस। तो ये एग्जाम्पल भी आप लोगों ने याद कर लेना है और इसके साथ साथ आप लोगों ने डिफिनेशन भी याद कर लेना। कोडोमिनेंस क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस क्या है, इस तरह ओवर डोमिनेंस क्या है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे ये शेयर भी करा, आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन भी याद कर लेना है फॉर नेक्स्ट टाइम। तो ये था MCQs नंबर 14 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम MCQs नंबर 15 को देख ले, लो लेवल ऑफ ब्लड, ठीक है, लो लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम आयन स्टिमुलेट डैश हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट कर लेता है? एड्रीनलिन,
ऑक्सीटोसिन या पैराथायरॉयड या ऑप्शन नंबर डी थायरोक्सिन। तो बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों ने याद कर लेना है फॉर नेक्स्ट टाइम। हमारे पास जो ब्लड लेवल यानी कैल्शियम को स्टिमुलेट कर लेता है वो कौन सा कर लेता है, पैराथायरॉयड, ठीक है, पैराथायरॉयड, ठीक है। और इस तरह अगर हम बात करें एड्रीनलिन, एड्रीनलिन इज आल्सो नोन इन एपिनेफ्रिन, ठीक है, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। और इसके अलावा इसके एक और फंक्शन भी है, ये स्ट्रेस हालात में या इस तरह डेंजर हालात में ये क्या होता है, रिलीज होता है हमारे पास एड्रीनलिन। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने याद करना है, एड्रीनलिन। और इस तरह अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आल्सो नोन एज रोमांस हार्मोन, ठीक है, रोमांस हार्मोन। अब आप लोगों को पता होगा कि रोमांस हार्मोन्स का क्या मतलब होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। और इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, ये चाइल्ड बर्थ या ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर क्या होता है, इस दौरान ये रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो इसकी फंक्शन वगैरह भी आप लोगों ने याद कर लेना है। और इस तरह अगर हम थायरोक्सिन की बात करें तो थायरोक्सिन हमारे पास मेटाबॉलिज्म्स के अंदर, मेटाबॉलिज्म्स के अंदर, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों ने याद कर लेना है। और इसके अलावा यहाँ पे जो आप लोगों के साथ नज़र आ रहा है ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 15 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। MCQs number 16. Which one of the following ion is mainly involved in opening and closing of stomata? Option number A क्लोरीन, हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन या सोडियम आयन। बहुत सिंपल एमसीक्यूज, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पोटाशियम आयन। पोटाशियम आयन हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हमारे पास क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इस तरह अगर हम क्लोरीन और हाइड्रोजन की बात करें तो क्लोरीन और हाइड्रोजन हमारे पास इलेक्ट्रो केमिकल बैलेंस में क्या कर लेता है, हेल्प कर लेता है। देख ले, एन एनिमल सेल माइक्रोट्यूब्यूल ओरिजिनेट फ्रॉम डैश ड्यूरिंग माइटोसिस। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, ऑप्शन को देखकर आपको आइडिया होगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए को देख ले, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इस तरह अगर हम सेल वॉल की बात करें ये भी पॉसिबल नहीं। इस तरह अगर हम न्यूक्लियस की बात करें इसकी भी डिफरेंट फंक्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सेंट्रियोल। और इस चैप्टर के अंदर जितने भी अर्गेनिली है वो मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ डियर स्टूडेंट। कोई भी अर्गेनिल्स के अंदर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो यहाँ पे आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हो। डिटेल से मैंने एक एक चीज़ विद एग्जांपल और एमसीक्यूज के साथ डिस्कस किया हुआ है अर्गेनिल्स को, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आप लोगों ने ज़रूर देखना है अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है अर्गेनिल्स के अंदर, स्पेशली सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर्स के अंदर। अच्छा अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 18 की तरफ। Non-competitive inhibitor mostly bind to day side of an enzymes, ठीक है, एक्टिव या एलोस्टेरिक या बाइंडिंग या कैटालिटिक। तो जिसमें जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो कौन से साइड के साथ क्या होता है, बाइंड होता है, एलोस्टेरिक के साथ, ठीक है। अगर एमसीक्यूज के अंदर इस तरह पूछा जाए कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर मोस्टली बाइंड टू डे साइड ऑफ एंजाइम, तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर हमारे पास एक्टिव साइड, ठीक है। फिर हमारे पास कौन सा होगा कम्पिटिटिव के लिए, एक्टिव साइड। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने याद कर लेना है फॉर नेक्स्ट टाइम, कम्पिटिटिव और इस तरह नॉन कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव किस साइड से, एक्टिव, और इस तरह ये एलोस्टेरिक, ठीक है। किस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये इसका क्या है, एक्टिव साइड। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर इस साइड से अटैच कर लेंगे, ठीक है, इस साइड से अटैच कर लेंगे। ये कौन सा, कम्पिटिटिव इनहिबिटर। और हमारे पास जो नॉन कम्पिटिटिव होता है वो एलोस्टेरिक साइड से, यानी इस साइड से क्या करेंगे, अटैचमेंट, इस साइड से नॉन कम्पिटिटिव यानी एलोस्टेरिक साइड से, एलोस्टेरिक साइड से।
तो ये MCQs आप लोगों ने ज़रूर याद कर लेना है फॉर नेक्स्ट टाइम, और इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी आप लोगों ने याद कर लेना है। अच्छा, अब हम चलते हैं MCQs नंबर 19 की तरफ। 12C का प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश प्लांट। ऑप्शन नंबर ए हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट। सबसे पहले जिसमें आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन याद कर लेना है कि हेलोफाइट्स का क्या मतलब, इस तरह हाइड्रोफाइट या मीजोफाइट या जीरोफाइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए हेलो वर्ड यूज होता है साल्ट कंडीशन के लिए, ठीक है, साल्ट कंडीशन। और इस तरह अगर हाइड्रो की बात करें, जैसा यहाँ पे हमने डिस्कस किया, हाइड्रो मीन वाटर कंडीशन, ठीक है, मीजो मीन मॉडरेट, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन, और इस तरह जीरो मीन डेजर्ट। तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा आप लोगों ने एग्जाम्पल भी याद करना है, जिस तरह MCQs नंबर 19 के अंदर गिवन के 12C का प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो 12C का हमारे पास किसके एग्जाम्पल है, वो है मेजोफाइट, ठीक है। यानी इसके अंदर हमारे पास 12C का चूंकि हमारे पास स्पीशीज, और इसके अंदर हमारे पास कौन से प्लांट्स आते हैं, लाइक अगर हम बात करें मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड, इसके अलावा कैबेज या कॉलीफ्लावर, ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं 12C का स्पीसीज के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, मेजोफाइट। अच्छा, अगर हेलोफाइट्स की बात करें, वो प्लांट्स जो साल्टी कंडीशन में क्या होता है, एडॉप्ट होता है, लाइक अगर हम बात करें मैंग्रूव्स, ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है, मैंग्रूव्स। और इसके अलावा अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करें, वाटर लिली, ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोगों ने साथ साथ में याद कर लेना है। जीरोफाइट की लाइक कैक्टस, ठीक है, कैक्टस। तो एग्जाम्पल आप स्टूडेंट ने याद कर लेना है फॉर नेक्स्ट टाइम। एमसी क्लीवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट क्लोजली पिक्ड मास ऑफ ब्लास्टोमियर टेरम स्टेज। रिपीटेड MCQs है, बहुत सिंपल है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा मरूला होगा। ब्लास्टूला में क्या होता है, हमारे पास जो सॉलिड बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है एट द एंड ऑफ क्लीवेज जो बनता है वो हमारे पास क्या है, ब्लास्टूला। गिस्टूला की अगर हम बात करें, गिस्टूला हमारे पास क्या है, जो 2 लेयर एम्ब्रियो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है 3 लेयर के अंदर, यानी एंडोडर्म, मेसोडर्म और इस तरह एक्टोडर्म। ये हमारे पास क्या है, गेस्टूला। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे ये MCQs प्रीवियस पास्ट पेपर में। अब अगर देखा जाए ये MCQs भी रिपीटेड है, ठीक है, इस तरह ये भी रिपीटेड है, ठीक है, 2018 में मेरे ख्याल में आया था। इस तरह अगर हम बात करें, ये MCQs भी रिपीटेड है, ठीक है, पास्ट पेपर का है, और ये चूंकि रिपीट है लेकिन ये MDCAT के अंदर आया था। इस तरह अगर हम बात करें डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी हमारे पास रिपीटेड MCQs है। हाँ, ये अर्थवर्म, ये भी रिपीटेड MCQs आप लोग चेक कर HSC के अंदर, या तो 2019 के पेपर में होंगे या 2020 के पेपर में। अच्छा, ये MCQs मुझे थोड़ा बहुत न्यू मिला, ठीक है, ये न्यू कंसेप्ट से है, और ये वाला बहुत सिंपल MCQs है, जेनेटिक्स से है। और इस तरह अगर इसको देखा जाए, ये भी हमारे पास रिपीटेड MCQs है लेकिन MDCAT का रिपीट। तो इट्स मीन के सारे MCQs वो MCQs है जो रिपीट हुए। तो आप लोग जस्ट आप लोगों ने क्या कर लेना है, पेपर होते हैं उस पर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस कर लेना है। हाँ, जो चैप्टर HSC या इस तरह MDCAT या ETA के कोर्स कंटेंट में होते हैं वो तो ज़रूर आप लोगों ने पढ़ लेना है, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं अक्सर डिस्कस कर लेता हूँ जो कि एट द एंड ऑफ फ्यू डेज टेस्ट से पहले स्टडी कर लेता है। तो स्पेसिफिक फिर आप लोगों ने ये तरीका अप्लाई कर लेना है। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग पार्ट रहते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो में आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हो, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों का व्हाट्सएप चैनल या इस तरह व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग मैसेजेस भी कर सकते हो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है MCQ से रिलेटेड या इस तरह स्टडी से रिलेटेड।